नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। इसमें हम देख रहे हैं ईसीजी ट्यूटोरियल्स और ये 16th ईसीजी ट्यूटोरियल इज बेस्ड ऑन पेरिकार्डाइटिस। सो लेट्स सी व्हाट आर द ईसीजी चेंजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियल प्रॉब्लम्स। आइए, ये पेरिकार्डियम जो झिल्ली है ये हार्ट को कवर करने वाली झिल्ली है, राइट। इट हैज गॉट मल्टीपल लेयर्स। बाहर की जो फाइब्रस लेयर है और उसके अंदर सीरस लेयर है, स्मूथ सीरस लेयर, फिर अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और फिर विसरल। ये दो सीरस लेयर्स हैं, बाहर वाली पैराइटल, अंदर विसरल, जो कि डायरेक्टली हार्ट मसल के बाहर रहती हैं और बीच में लगभग 5 to 50 ml पानी नॉर्मल रहता है इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो पेरिकार्डियम की बीमारी है, दे कुड बी द मोस्ट कॉमन pericarditis. There could be collection of water or fluid in the pericardial sac, that is called as pericardial effusion. कभी-कभी ये पानी या ब्लड अचानक भरने से या तेजी से भरने से या ज्यादा भरने से इतना प्रेशर आता है हार्ट के ऊपर कि हार्ट का राइट वेंट्रिकल फुल ही नहीं पाता और सडनली बीपी फॉल होता है, जान को भी खतरा होता है। That is called as cardiac tamponade. कभी-कभी हार्ट की झिल्ली जो है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और सिकुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। और कभी-कभी मिक्स पिक्चर रहता है, मतलब थोड़ा पानी भी है और फाइब्रोसिस भी है। पेरिकार्डाइटिस में ईसीजी में जो दो बेसिक चेंजेस मिलते हैं वो है पीआर सेगमेंट डिप्रेशन एंड एसटी सेगमेंट एलिवेशन, राइट। ये कैसे मिलते हैं? बिकॉज देयर इज टीपी सेगमेंट डिप्रेशन। नाउ in action potential we start with phase 4, जहां धीरे धीरे सेल के अंदर कैल्शियम आता है और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल रीच होने के बाद सडनली सोडियम गेट्स खुलते हैं एंड तेजी से सोडियम अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एज फेज 0। उसके बाद रिपोलराइजेशन चालू होता है फेज 1, 2 और 3। तो ये जो फेज 4 है उसमें इन पेरिकार्डाइटिस the current goes from outside inward, from epi to endocardium. This causes TP depression, right? दूसरा, तो एक तो TP depression हुआ, दूसरा in the PR segment you get PTA, atrial repolarization. ये normally atrial repolarization की वेव क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जब atrial repolarize होते हैं तब ventricular depolarization का करंट इतना तगड़ा रहता है कि उसके सामने atrial का करंट दिखता ही नहीं। For example, this is a P wave and ये QRS complex चालू होगा, but in pericarditis what happens कि atrial repolarization पहले आ जाता है, इसलिए you get a P wave followed by a inverted wave which is called as PTA segment of atrial repolarization. So this is the part PTA segment। एक तो TP depression हुआ और PTA segment दिखने लगा, atrial repolarization जल्दी हुआ इसलिए वो भी दिखने लगा। इसलिए कुल मिला के दोनों का परिणाम क्या होता है कि वी गेट अ फीलिंग ऑफ पीआर डिप्रेशन। वैसे ही जब टीपी सेगमेंट को अपन ईसीजी देखते हैं तो अपने को लगता है टीपी सेगमेंट इज द एक्चुअल आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, व्हाइल इट इज नॉट। तो जब अपने को एक्चुअल ट्रू इलेक्ट्रिक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन दूसरी है, पर जब अपन ईसीजी देखते हैं तो अपने को लगता है टीपी सेगमेंट इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। इसलिए इंस्टेड ऑफ अपने को कि अपने को पीआर सेगमेंट डिप्रेशन देखिए, अपने को क्या दिखता है? पीआर सेगमेंट डिप्रेशन प्लस एसटी एलिवेशन, राइट। सो दोनों चेंजेस दिखते हैं। इन पेरिकार्डाइटिस द करंट ऑफ एसटी सेगमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ इंजरी, राइट, मेनली अराउंड द अपेक्स ऑफ द हार्ट। यहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो जो करंट ऑफ इंजरी है दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड दैट गिव्स राइज टू यहां V4, V5, V6 और 2 ये सब लीड्स यहां होते हैं। तो जब कैमरा अपन ने लगाया, ये इंफीरियर वॉल का कैमरा है और ये सब एंटेरोलैटरल कैमरा है, तो सब की तरफ करंट जाता है, इसलिए वी गेट एसटी एलिवेशन इन एंटीरियर लीड्स प्लस इन इंफीरियर लीड्स, राइट। So this is in contrast to MI. MI में क्या होगा? अगर एंटीरियर लीड्स में ST एलिवेशन आया तो रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन इंफीरियर लीड्स में मिलेगा।
बट यहां पे एंटीरियर और इंफीरियर सब में एसटी एलिवेशन आता है। और ये करंट जो कि इधर आ रहा है इसलिए एवीआर से दूर जा रहा है, इसलिए वी गेट एसटी डिप्रेशन इन एवीआर, राइट। सो ओनली जो राइट साइडेड लीड्स है एवीआर और V1 उसमें केवल एसटी डिप्रेशन दिखेगा, बाकी जितने लीड्स है लेफ्ट साइडेड इंफीरियर सब में एसटी एलिवेशन दिखेगा। नाउ पीआर डिप्रेशन कैसे होता है हमने देख लिया। पीआर सेगमेंट डिप्रेशन ड्यू टू पीटीए वेव, ये भी हमने देख लिया। आर्टेराइटिस लीडिंग टू इश्चेमिया एंड एसटीटी चेंजेस, मतलब जो एसटीटी चेंजेस मिलते हैं वो पेरिकार्डियल ये पीआर डिप्रेशन से तो मिलते हैं, प्लस साइमल्टेनियसली आर्टेराइटिस होता है, छोटी-छोटी आर्टरीज ब्लॉक होती है, उससे मायोकार्डियल इंजरी होती है, उससे एसटी चेंजेस मिलते हैं। कभी-कभी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज होती है, उससे टी इन्वर्शन एसटी डिप्रेशन होता है। कभी-कभी एसोसिएटेड मायोकार्डाइटिस रहता है, मतलब हार्ट का भी इन्फ्लेमेशन होता है, उससे भी क्यूआरएस चेंजेस, कभी-कभी क्यूवेव्स भी मिल सकते हैं। और लास्टली पेरिकार्डियल एफ्यूजन होता है, मतलब पेरिकार्डियम के झिल्ली के अंदर पानी भर जाता है, उससे सभी करंट ऊपर तक आने में सक्षम नहीं होता, इससे ईसीजी की हाइट या एम्पलीट्यूड छोटी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग ईसीजी एम्पलीट्यूड इतनी दिखने के बाद इतनी दिखेगी, दैट इज अ लो वोल्टेज ईसीजी। Now, what are the ECG changes in acute pericarditis? ST segment changes, J point elevation, T wave changes, PR segment changes, QRS changes, QT interval and arrhythmias, है ना। ये 6 टॉपिक्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं। ST segment changes, there is ST segment elevation, ये हम देख चुके हैं कि this is apparent ST segment elevation। एक्चुअली क्या हुआ है, पीआर सेगमेंट और टीपी सेगमेंट डाउन हुई है, पर अपने को आइसोइलेक्ट्रिक लाइन टीपी सेगमेंट लगती है, इसलिए अपने को एक भ्रम होता है इसी देखने पे कि एसटी सेगमेंट ऊपर गई है। हाउ इज दिस एसटी सेगमेंट? इट इज एलिवेटेड कॉन्केव अपवर्ड्स। हार्ट अटैक की जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन रहती है पी क्यू आर एस, ये एसटी ऐसे रहती है कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स, व्हाइल पेरिकार्डाइटिस के PQR concavity upwards, है ना। So this is elevated concave upward ST segment elevation. Frontal पे ST segment axis is 30 to 60, है ना। हमने एक्सिस कैलकुलेशन के ECG ट्यूटोरियल में देखा था कि जो फ्रंटल पेन अपनी एक्सिस है हार्ट की, दिस इज 0, तो STT की एक्सिस 30 to 60 रेंज में रहती है, इसलिए ये साइड में जितने लीड्स हैं, फॉर एग्जांपल 2, 1 और इवन AVF 90 में रहता है, तो ये सब लीड्स में यू विल गेट एसटी सेगमेंट एलिवेशन। मोस्ट एविडेंट इन लीड 3, सबसे इस डायरेक्शन में सबसे क्लियर डायरेक्टेड लीड कौन सा रहता है, लीड 2, तो लीड 2 में क्लियर कट एसटी एलिवेशन मिलेगा। डिप्रेस कॉन्केव डाउनवर्ड्स एसटी सेगमेंट्स इन AVR, और AVR इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर है AVR, इसलिए AVR से करंट दूर जा रहा है, इसलिए AVR में एसटी डिप्रेशन मिलेगा। Maximum changes in V5 V6 is because injury is maximum around apex। हार्ट का जो अपेक्स है वहां पे सबसे ज्यादा इंजरी है पेरिकार्डाइटिस की, इसलिए इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ये सब लीड्स है V1, V2, V3, V5, V6, तो V5, V6 ये लीड्स में सबसे ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। एंड ST सेगमेंट कैन आल्सो बी ड्यू टू मायोकार्डियल इश्चेमिया इलेक्ट्रोलाइट, और ST सेगमेंट में साथ में चेंजेस इश्चेमिया या इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज से भी मिल सकते हैं। Now, यही जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, the vector of ST injury is directed outwards from endo to epicardium, और कहाँ डायरेक्टेड है, towards, ये एक्सिस कहाँ है इसकी, लगभग 60 के आसपास है, यहाँ लीड 1 की 0 है और यहाँ AVF की 90 है, तो ये एक्सिस है। तो ये जो लीड है स्पेशली लीड 2, सी यहाँ पे लीड 2 में क्लियर कट ST एलिवेशन है, कॉन्केविटी अपवर्ड्स, प्लस there is ST elevation in V5, V6, maximum ST elevation, and there is ST depression in right sided leads, और यहाँ पे PR depression भी है, PR depression in lead 2, also in V5, V6, PR depression, right? Myocardial infarction में भी आपको ST elevation मिलेगा, but you will not get PR depression in myocardial infarction, और इसके opposite you get PR elevation
in no changes of heart attack MI you get PR elevation. So this PR elevation in AVR right sided lead with ST depression is typical of pericarditis. J point elevation जो हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इंजरी में भी J point elevation मिलता है. What is the J point? J point is a junction between the ST end of the S wave and the beginning of ST. तो J point elevation कई कंडीशन में मिलता है ना? So myocardial infarction is one of them, pericarditis another. So इसमें J point elevation आया है, साथ में ST भी ऊपर है, परंतु the concavity of ST is upwards, right? T wave changes during early phase. T wave becomes slightly taller. Initial changes क्या होंगे? T wave slightly taller होगी, symmetrical होगी. Somewhat peak symmetrically. This could be the earliest sign of pericarditis, है ना? So ये जो ST segment elevation और tall T, ये देख के ऐसा लग सकता है कि हार्ट अटैक का इसीलिए, परंतु ST is concave upwards and there is PR depression. Now T wave inversion due to delay in repolarization and change in sequence of repolarization. फिर धीरे धीरे क्या होता है? T inversion आ गया. पहले T धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, फिर T inversion आ जाएगा. And associated ischemia, electrolytic imbalance, myocarditis से भी अपने T wave changes आ जाएंगे. For example, साथ में MI हो गया, तो T wave changes MI के कारण T inversion आ जाएगा. PR segment changes. These are characteristic of pericarditis. PR depression. ये क्यों होता है? हम देख चुके हैं due to TP segment depression और atrial repolarization PTA segment. Right? So atrial injury is manifest as PTA wave in opposite direction to P wave. P wave की डायरेक्शन सीधी रहती है, तो ये उल्टी वेव रहती है, PTA wave. This is manifest as PR segment depression in leads with upright P waves and PR segment elevation in leads with inverted P waves. मतलब जैसा कि हम जानते हैं, lead to ऐसा लीड है जिसमें P wave is always positive, right? So ऐसे जो लीड्स हैं जिसमें P wave पॉजिटिव रहती है, उसमें ये PTA सेगमेंट उल्टी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, मतलब PR सेगमेंट डाउन रहेगी. परंतु जो लीड्स में P वेव उल्टी रहेगी, स्वाभाविकता, फॉर एग्जांपल राइट साइडेड लीड्स AVR एंड V1, जिसमें लीड P वेव उल्टी रहती है, उसमें ये PR एलिवेशन दिखेगा, उल्टे चेंजेस दिखेंगे. QRS changes normally pericarditis में नहीं होते. So usually if there are associated QRS changes, think about other pathologies. Rarely occur. If present, they are generally due to myocardial ischemia. अगर QRS में changes दिखते हैं, what does QRS denote? It denotes ventricular depolarization. तो ventricular depolarization में pericarditis में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अगर प्रॉब्लम होता है तो साथ में MI तो नहीं सोचिए. During early phase, there could be QT interval छोटी हो सकती है, बाद में QT interval prolong हो सकती है. Usually there is no arrhythmia, है ना? Rhythm abnormalities भी नहीं होती. कभी-कभी there could be bradycardia in uremic pericarditis due to autonomous dysfunction. Presence of atrial or ventricular arrhythmia is suggestive of myopericarditis. अगर आपको VTAC हो रहा है या atrial arrhythmia होता है, तो pericarditis के साथ-साथ myocarditis भी है ना? So normal केवल pericarditis में arrhythmia नहीं होता. Now, what are the ECG changes during different stages of acute pericarditis? Right? So this is stage 1, stage 2 early, stage 2 late, stage 3 and stage 4. Stage 1 में पैथोलॉजी is सब एपिकार्डियल इंजरी. हम देख चुके हैं कि ये हार्ट मसल है, उसके बाहर पेरिकार्डियम है, तो एपिकार्डियम के नीचे की इंजरी, उसमें ST सेगमेंट इज the current is going outwards. So उसमें क्या मिलेगा? PR segment down and ST segment up. Right? T wave could be tall or it could be normal. फिर early ये regression of acute injury, मतलब जो acute injury pericarditis झिल्ली में सूजन आ गई थी, धीरे-धीरे कम होने लगती. So PR segment या तो थोड़ी डाउन मिलेगी या धीरे-धीरे नॉर्मल आ जाएगी. ST segment या तो थोड़ी सी ऊपर रहेगी या नॉर्मल आ जाएगी. T wave या तो नॉर्मल रहेगी या टॉल हो सकती है. जैसे जैसे पेरिकार्डिटिस सेटल होते जाता है, वैसे ये आइसोइलेक्ट्रिक होते जाता है, ST सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक होते जाते हैं, एंड T वेव या तो लो फ्लैट होती या इन्वर्टेड होती. फिर इन लेट स्टेज रिपोलराइजेशन एब्नॉर्मलिटी, ये PR सेगमेंट पे आइसोइलेक्ट्रिक हो जाती है
ये भी आइसोइलेक्ट्रिक हो जाती है एट टी वेव बिकम्स इन्वर्टेड। सो जैसे टी वेव इन्वर्शन चालू हो गया पेरिकार्डाइटिस में, वैसे आप ऑलरेडी स्टेज 3 में आ गए। एंड लास्टली स्टेज 4 में द नॉर्मल पेरिकार्डियम आ जाएगा। तो दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक, दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक, टी वेव इज नॉर्मल एंड क्यूटीसी इज नॉर्मल। सो यही बताया इनिशियली पीआर डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन, फिर पीआर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, जो नीचे गया था वो नॉर्मल होने लगा, एसटी जो ऊपर गई थी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, फिर पीआर लगभग नॉर्मल हो गया, एसटी नॉर्मल हो गई पर टी इन्वर्टेड हो गई और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस थ्रू व्हिच वी गो इन पेरिकार्डाइटिस। तो reciprocal SC segment changes which are usually associated with acute MI do not occur in standard leads and are seen in cavity facing leads only। मतलब समझ में आ गया ना, ये सब लीड्स में V1, V2, V3 और 2, 3 AVF सब में ST elevation दिखेगा, केवल reciprocal changes will be seen in V1 and AVR। Now how to differentiate between pericarditis, acute MI and early repolarization in ECG। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने ये स्लाइड नहीं जानी ठीक से तो आप हार्ट अटैक को पेरिकार्डाइटिस से कंफ्यूज कर सकते हो या पेरिकार्डाइटिस से हार्ट अटैक को कंफ्यूज कर सकते हो। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे बहुत क्लोज परिजन थे, he had acute pericarditis, he was taken to institute where उनको बताया गया कि आपको acute MI है और आपको अब भी कैप एंजियो करना है। बोले मैं घर जाके आता हूँ, तो बोले घर जाने का भी टाइम नहीं है, you will die। But ultimately he was taken to cardiologist, cardiologist ने केवल ओपीडी में एक टैबलेट लेके घर भेजा। So this is you have to be specific in diagnosing acute pericarditis and MI। First is clinical। पेरिकार्डाइटिस किसी भी एज में हो सकता है, 10 साल के बच्चे को भी हो सकता है, एनी एज, प्लूरल टाइप ऑफ चेस्ट पेन। खासियत क्या होती है प्लूरल टाइप ऑफ चेस्ट पेन में? जब भी मैं सांस लेता हूं मेरे को दर्द होता है या पोजीशनल दर्द होता है, मैं ऐसा करता हूं तो दर्द होता है, ऐसा करता हूं तो बेटर होता है, ये जो एमआई में नहीं होता। सो दिस ऑकर्स इन पेरिकार्डाइटिस, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल टाइप ऑफ चेस्ट पेन। एंड इन अर्ली रिपोर्टेशन देयर आर यंगर पेशेंट रहते हैं, उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती, आपको एसटी एलिवेशन दिखता है तो आपको लगता है एमआई तो नहीं। इवोल्यूशन ऑफ ईसीजी चेंजेस, मतलब धीरे धीरे ईसीजी चेंजेस बदलते जाते हैं। यस, पेरिकार्डाइटिस बदलते जाते हैं, एमआई में बदलते जाते हैं, रिपोर्टेशन एब्नॉर्मल में नहीं बदलते। पीआर सेगमेंट चेंजेस, पीआर सेगमेंट डिप्रेशन होता है, यहां पे ऑकेजनली एलिवेशन एंड डिप्रेशन होता है, यूजुअली नहीं होता है, एंड इसमें भी अनकॉमन है रिपोर्टेशन एब्नॉर्मल में। Pathological Q waves never develop in pericarditis। What do Q waves stand for? Q waves ये बताते हैं कि myocardial tissue मर गया है। Q waves stand for death of tissue। So there is no death of tissue, so no Q waves in pericarditis। अगर Q wave दिखती है तो there is strong possibility so it is myocardial infarct। And early repolarization is a normal ECG, so Q wave नहीं मिलती। QRS height में कोई परिवर्तन नहीं है, QRS height can increase or decrease। QRS is ventricular depolarization। तो पेरिकार्डाइटिस जब तक साथ में एमआई या मायोकार्डाइटिस नहीं है तब तक QRS में कोई परिवर्तन नहीं है पेरिकार्डाइटिस में। So if there is increase in QRS height, so think of MI, heart attack। Usually QRS is tall in repolarization abnormality। QRS widening इसमें नहीं मिलता। QRS widening is typical of heart attack और MI, जिसमें ventricular activation time prolong होता है, हम देख चुके हैं एमआई के लेक्चर में, और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है रिपोलाराइजेशन। पेरिकार्डाइटिस एस वेव्स आर नॉर्मल, जैसे ईसीजी में नॉर्मली एस वेव्स दिखती वैसे दिखेगी, व्हाइल एस वेव्स कैन डिसअपीयर इन ग्रेड 3 इश्चेमिया। हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लेक्चर में देख चुके हैं ग्रेड 3 इश्चेमिया क्या होता है, उसमें एस वेव गायब हो जाती है, नहीं दिखती, और अर्ली रिपोलाराइजेशन में एस वेव विल बी नॉर्मल। आरएस स्लरिंग इज अनकॉमन। ये जो P Q R, दिस इज कॉल्ड एज RS स्लरिंग, है ना, पेरिकार्डाइटिस में नहीं दिखता, एमआई में नहीं दिखता, दिस इज कॉमन इन अर्ली रिपोलाराइजेशन। ST एलिवेशन अपवर्ड्स, जब ST एलिवेशन मिलता है तो पेरिकार्डाइटिस में कॉन्केव अपवर्ड्स रहता है,
मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कॉन्वेक्स अपवर्ड्स एंड इट मर्जेस विद क्यूआरएस। यहाँ पे पेरिकार्डिटिस में ध्यान देने वाली चीज है कि नेवर मर्जेस विद क्यूआरएस। फॉर एग्जांपल ये एसटी डिप्रेशन सॉरी एसटी एलिवेशन आएगा। फॉर एग्जांपल ये आर, ये एसटी उड़ गया ऊपर यहां से, बट क्यूआरएस को उसने कुछ हिलाया नहीं, इट हैज नॉट मर्ज विद क्यूआरएस। व्हाइल एमआई का इट हैज मर्ज विद क्यूआरएस, है ना, क्यूआरएस को ऊपर ले जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन एसटी सेगमेंट एलिवेशन ऑफ पेरिकार्डिटिस एंड एमआई। व्हाइल इसमें इट इज कॉन्केव एंड डज नॉट मर्ज विद क्यूआरएस। सो अगर क्यूआरएस के साथ एसटी एलिवेशन मर्ज हो रहा है तो इट इज लाइकली टू बी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। टी वेव, इट कुड बी नॉर्मल, इट कुड बी ब्लंट, पीक्ड, स्लाइटली टी इन्वर्शन भी हो सकता है। इसमें टॉल पीक टी वेव्स, है ना, हाइपर एक्यूट एमआई में देख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसटी एलिवेशन। और इसमें भी टॉल पीक रहता है बट देयर इज नो इन्वर्शन। जे हाइट डिवाइडेड बाय टी हाइट, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज जे हाइट डिवाइडेड बाय टी हाइट। तो मेरे ख्याल से पिक्टोरियल डायग्राम जब निकालूंगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुल मिलाके जे हाइट बाय टी हाइट इज मोर देन 25% इन पेरिकार्डिटिस, more than 25% in MI, but it is less than 25% in repolarization abnormality. Just in a minute we'll go through it. Leads involved, इसमें all leads involved, ST elevation है तो पूरे anterior leads और inferior leads सब में ST elevation मिलेगा। केवल AVR और V1 में उल्टा reciprocal changes मिलेंगे। इसमें in contiguous leads, मतलब ऐसा एरिया, एक एरिया दिखाने वाली जो leads है उसको contiguous leads कहते हैं। For example anterior wall V2, V3, V4, inferior wall 2, 3, A, V, F। इस leads में ST elevation मिलेगा, contiguous leads में। Opposite sided leads में ST depression मिलेगा, reciprocal changes मिलेंगे। इसमें केवल mid precordial leads में ST elevation मिलता, बाकी inferior leads में अगर ST elevation नहीं मिलता। Reciprocal changes जैसा कि हमने अभी देखा, केवल AVR और V1 में reciprocal changes मिलेंगे। इसमें जो opposite sided leads है, contiguous leads में ST elevation है तो opposite sided leads में ST depression है। और इसमें reciprocal changes are absent. This is important factor. And arrhythmia इसमें sinus tachycardia मिलता है, इसमें कोई सभी प्रकार के arrhythmia heart attack में मिल सकते हैं और इसमें bradycardia मिल सकता है, right? ये जो मैं दिखा रहा था J point elevation from the PR segment and divided by the T height of T. ये जो PR segment down गई है यहाँ और ये J point है, J point is the end of S wave and beginning of ST segment. तो this divided by the height of T wave. तो ये normally ये जो height है this is more than 25% in pericarditis and MI. Why it is less than 25% of T wave height in benign early repolarization. Clue जो suggest करता है early repolarization is the presence of a notched or irregular J point. ये जो notched और irregular J point है, this is very unlikely in pericarditis or MI. ये fish hook pattern कहते हैं. This is often seen in lead V4, right? So ये जो changes हैं, इनको बार-बार आप revise करिए because these changes are important in diagnosing whether it is early repolarization, whether it is pericarditis or heart attack, है ना? So if you miss a heart attack, it can cause a catastrophe. है ना, गंभीर चीज हो सकती है अगर आपने हार्ट अटैक मिस कर दिया, और होता है कभी भी मिस हो सकता है। नाउ ये हो गया पेरिकार्डिटिस के बारे में। नाउ क्रॉनिक पेरिकार्डिटिस एंड पेरिकार्डियल एफ्यूजन। तो पेरिकार्डिटिस क्रॉनिक कुड बी इडियोपैथिक, मतलब कारण नहीं मिलता है, कुड बी पोस्ट वायरल, बहुत सारे लंबी लिस्ट है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट और नॉन इन्फेक्शियस लाइक ऑटोइम्यून डिसीजेस, फिर ऑटो इन्फ्लेमेटरी ड्यू टू ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कभी-कभी कार्डियक सर्जरी के बाद। तो इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। इसी चेंजेस इन क्रॉनिक पेरिकार्डिटिस एंड पेरिकार्डियल एफ्यूजन, जो कि हार्ट और उसकी झिल्ली में बीच में पानी भरा है, इसलिए यहां से बाहर इलेक्ट्रिकल करंट आता नहीं, इसलिए जो एम्पलीट्यूड बड़ी होनी चाहिए वो छोटी हो जाती है। So this is diminished amplitude in all ECG leads. Number one. T wave abnormalities, क्योंकि
जो रिपोलराइजेशन का करंट अपोजिट डायरेक्टेड होता है, ST सेगमेंट abnormalities एंड QRS abnormalities। ये प्रोबेबल कॉज ऑफ डिमिनिश्ड एम्पलीट्यूड। ये डिमिनिश्ड एम्पलीट्यूड क्यों होती है? छोटे छोटे सब कुछ दिखते हैं, फ्लूइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल बैरियर, दिस इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट प्रोबेबल रीजन। फाइब्रस थिकनिंग एंड एक्सिलरेट, वहां कभी कोई पस जमा हो जाता है या फाइब्रस थिकनिंग हो जाता है। कभी कभी डिक्रीज फीलिंग ऑफ हार्ट, तो पेरिकार्डियम का पानी हार्ट को दबाता है तो हार्ट उतना भर नहीं पाता, इसलिए भी एम्पलीट्यूड कम होती है। देयर कुड बी स्कारिंग ऑफ माइट्राइड, जब भी स्कार टिश्यू आता है तब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कम हो जाता है। और एसोसिएटेड प्लूरल एफिजन, साथ में प्लूरल एफिजन भी है, उससे भी ईसीजी की वेव्स आगे कंडक्ट नहीं हो पाती। दिस इज इंपॉर्टेंट। T wave abnormalities due to persistent epicardial injury, chronic inflammation, associated myocarditis, and due to compression of arteries, T wave axis deviates away from the ischemic region, right? So ये जो पेरिकार्डाइटिस है, नॉर्मली यहाँ T wave axis मिलना चाहिए, अभी T wave axis opposite direction में चली गई। Since the brunt of epicardial injury ischemia is around the apex, T wave axis is directed upwards. So ये T wave की एक्सिस है ऊपर की तरफ चली गई, T wave की एक्सिस ऊपर की तरफ चली गई, मतलब नॉर्थ वेस्ट एक्सिस कहते हैं इसको। ये एक्सिस ये कौन से लीड में दिखेगी? ये एक्सिस से सबसे ज्यादा पास कौन सा लीड है? AVR। सो AVR में आपको पॉजिटिव T wave मिलेगी, बाकी जितने लीड्स हैं इंफीरियर लैटरल सब में उल्टी T wave मिलेगी, राइट? T wave will be inverted in all frontal plane leads except AVR. T wave will be directed away from the apex, मतलब frontal plane leads कौन से? 1 2 3 AVR AVL AVF, ये frontal plane leads हैं। और horizontal plane leads कौन से? V1 V2 V3 V5 V6। तो frontal plane में केवल AVR को छोड़ के सब में T wave उल्टी मिलेगी और AVR में पॉजिटिव मिलेगी। और apex की तरफ प्रॉब्लम होने के कारण T wave axis will be directed away from the apex, तो V4 से V6 में भी T wave उल्टी मिलेगी। यहां पे आप अप्रिशिएट कर सकते हो फ्रंटल लीड्स कौन से हैं? AVL, AVF, 2, 3 और AVR। केवल AVR में पॉजिटिव T वेव है, बाकी सब में उल्टी है, यहां उल्टी है ना? लीड 1 में उल्टी है, 2 में उल्टी है, सब में उल्टी है। और जो हॉरिजॉन्टल लीड्स है जैसे V4 V5 V6 सब में T वेव उल्टी है, राइट? सो एवरीवेयर T वेव इज इन्वर्टेड एक्सेप्ट V1 जो राइट साइड लीड एंड AVR, राइट? तो दो लीड छोड़ के सब पे उल्टा है। कार्डियक टैम्पोनार्ड, हार्ट के झिल्ली के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भरना इस पेरिकार्डियल एफिजन, और बहुत ज्यादा पानी भरना या थोड़ी देर में ज्यादा पानी भरना, जिससे ये हार्ट फुल ही नहीं पाता, पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा नहीं हो पाता, तो सडनली बीपी फॉल हो जाता है। दैट इज कार्डियक टैम्पोनार्ड। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस विद रैपिडली एक्यूमुलेटिंग पेरिकार्डियल एफिजन, एंड दोनों कंडीशन में टैम्पोनार्ड हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैम्पोनार्ड? कि इतना ज्यादा प्रेशर है कि आरवी जो ब्लड पूरे शरीर से लेता है वो भर ही नहीं पाता। तो वो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो थोड़ा सा पानी भरा पर तेजी से भरा, या तो बहुत ज्यादा पानी भरा। तो दोनों कंडीशन में यू गेट टैम्पोनार्ड। नाउ कार्डियक टैम्पोनार्ड के 3 इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। ट्रायड, कौन सा ट्रायड होता है? ट्रायड ऑफ टैकिकार्डिया, लो क्यूआरएस वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। मतलब हार्ट का इतना बड़ा पेरिकार्डियम पानी भरा है, उसमें हार्ट ऐसा 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 ऐसा, तो बीट टू बीट एक्सिस वेरिएट होती है। इससे यू सी यहां पे एक्सिस डिफरेंट है, यहां पे डिफरेंट है, फिर यहां डिफरेंट है, फिर यहां डिफरेंट है, फिर यहां डिफरेंट है। तो अल्टरनेट बीट में द एक्सिस इज डिफरेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, राइट? सो टैकिकार्डिया हार्ट रेट लगभग 120 के आसपास है, प्लस लो क्यूआरएस वोल्टेज, पानी भरा है इसलिए क्यूआरएस एम्पलीट्यूड कम है, and lastly electrical alternance. So these are the 3 typical ECG changes of tamponade. Electrical alternance है ना, इस पे स्पेशली मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड ली है क्योंकि दिस इज पैथोग्नोमोनिक ऑफ कार्डियक टैम्पोनार्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस ECG में मिलता है इन अ प्रॉपर सेटिंग, तो डू नॉट फॉरगेट टू डायग्नोज कार्डियक टैम्पोनार्ड। आजकल इकोकार्डियोग्राफी आ गई तो सब लोग फटाक से इको लेके देख के टैम्पोनार्ड डायग्नोस कर देते हैं, बट आपको मानता है एक पेशेंट है जिसका आपने एंजियोप्लास्टी की और सडनली बैठा था, ही वाज ऑलराइट, सडनली उसका बीपी फॉल हो गया है ना, तो अभी तो इको से टैम्पोनार्ड डायग्नोस कर लेते हैं, पहले
ईसीजी से डायग्नोस करना पड़ता था, राइट? सो दिस वाज द पैथोग्नोमोनिक साइन ऑफ टैम्पोनार्ड इन ईसीजी, मोर कॉमनली सीन इन क्रॉनिक लार्ज, जब बड़ा पेरिकार्डियल एफिजन रहता है तब ये साइन ज्यादा दिखती है। ऑकर्स ड्यू टू लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक स्विंगिंग ऑफ हार्ट, रिदमिक स्विंगिंग ऑफ हार्ट इनसाइड द water or blood in the pericardium and leads to alternating change in the axis or vector। तो वो वेक्टर में अल्टरनेटिंग चेंज होता है, तो एक बीट में क्यूआरएस बड़ा, एक बीट में क्यूआरएस छोटा। Predominant changes in QRS morphology and voltage in alternating beats. So this is electrical alternance। ये एक बीट बड़ी, छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। So this is electrical alternance, right? And ECG amplitude भी कम है, and also there is mild tachycardia। Other changes, ये सबसे क्लासिकल चेंजेस थे टेम्पोरार्ड के। बाकी चेंजेस टी वेव चेंजेस, लो टी वेव मिल सकती है, फ्लैट मिल सकती है, इन्वर्टेड मिल सकती है। एसटी सेगमेंट चेंजेस यूजुअली आर नॉट सीन अनलेस एक्यूट पेरिकार्डाइटिस साथ में है। अगर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस साथ में तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के चेंजेस मिलेंगे, लाइक कॉन्केविटी अपवर्ड एसटी सेगमेंट है। क्यूआरएस पेरिकार्डाइटिस में, पेरिकार्डियल पैथोलॉजी में क्यूआरएस यूजुअली इज नॉट अफेक्टेड। अरिथमियाज देयर इज यूजुअली साइनस टैकीकार्डिया। इफ टेम्पोरार्ड एओर्टिक डिसेक्शन से हुआ है तो देयर कुड बी रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया। एंड अगर ब्रैडीकार्डिया है तो इट कुड बी फोररनर ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन और pulseless electrical activity। Pulseless electrical activity is one of the forms of cardiac arrest, मतलब मौत, right? So if the patient has tamponade and you see bradycardia, then think a patient suddenly he can die। Lastly, constrictive pericarditis। अभी pericarditis बहुत दिन से pericarditis चेंज था, तो वहाँ fibrosis हो गया, pericarditis सिकुड़ गए, है ना? So there could be P wave abnormalities, QRS abnormalities, arrhythmia और T wave changes। से देखो पेरिकार्डियम का एक झिल्ली बन गई, this is the MRI of heart, और वो दबा रहा है हार्ट को, फुलने नहीं देगा। So बहुत ऐसे क्लासिकल चेंजेस नहीं है, but what could you see? T wave flattening, inversion। In fact अगर आपका पेशेंट को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के पहले साइंस थे और अभी T wave inversion आ गया, तो think that patient has developed chronic pericarditis या constrictive pericarditis। There could be biatrial abnormality, क्योंकि वेंट्रिकल फूल नहीं पा रहा है तो रेट्रोग्रेड प्रेशर एट्रिया में बढ़ता है, तो biatrial abnormality। लो वोल्टेज या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड साइनस टैकीकार्डिया। So there could be low, flat and inverted in all leads। Degree of T wave inversion proportional to pericardial adhesiveness। मतलब जितना पेरिकार्डियल ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड है उतना टी वेव इन्वर्शन ज्यादा मिलेगा। ये मैं पॉइंट आपको जो बता रहा था थोड़ी देर पहले, इफ परसिस्टेंस ऑफ टी वेव इन्वर्शन और अपीयरेंस ऑफ टी वेव इन्वर्शन आफ्टर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, थिंक दैट पेशेंट इज डेवलपिंग कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। मे बी ड्यू टू सबएंडोकार्डियल इंजरी, मायोकार्डियल इश्चेमिया और कंप्रेशन ऑफ मायोकार्डियस। ये कारण हो सकते हैं कि टी वेव इन्वर्शन क्यों होता है इसमें। मे नॉट रिवर्स आफ्टर पेरिकार्डाइटिस। इंपॉर्टेंटली कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का ट्रीटमेंट क्या रहता है? ऑपरेशन करके उस पेरिकार्डियल झिल्ली को काट देते हैं, पर उसके बाद भी कभी-कभी टी वेव इन्वर्शन बना रहता है। What happens in constrictive pericarditis? That is there is restricted filling and diastolic dysfunction of ventricles। उससे वेंट्रिकल फूल ही नहीं पा रहे हैं तो प्रेशर कहां बढ़ेगा? एट्रिया में बढ़ेगा। So there is biatrial abnormality, है ना? हम एट्रियल abnormalities ECG अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं। उसकी जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, जस्ट गो थ्रू इफ यू डोंट नो व्हाट आर द एट्रियल abnormalities। एंड ये भी एट्रियल abnormalities भी पेरिकार्डियम काटने के बाद भी कभी-कभी बनी रहती है। QRS wave changes, low QRS complex due to fibrin insulation, acutely accessible is normal, but with chronic there could be right ventricular hypertrophy or right axial deviation। There could be right ventricular hypertrophy, है ना? अभी तक अपन ने देखा पेरिकार्डियम में कभी भी QRS चेंजेस नहीं मिलते, बट जब क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस होता है और जब कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है तो हार्ट को दबाता है, इसलिए QRS चेंजेस आने लगते हैं, है ना? Q waves may be seen due to myocardial scarring। तो मायोकार्डियल इंजरी होती है और मायोकार्डियल नेक्रोसिस में स्कार टिश्यू होगा तब Q wave है। अभी तक अपन ने देखा था कि पेरिकार्डाइटिस में कभी भी Q waves नहीं दिखते। अगर आपको Q waves दिखते हैं तो हार्ट अटैक के बारे में सोचो। But in constrictive pericarditis
Now you could see Q wave. Electrical alternance is rare. Voltage may increase with pericardectomy. बाहर पानी भरा है तो वोल्टेज कम है, आपने पेरिकार्डेक्टमी कर दी तो वोल्टेज बढ़ सकता है। अरिथमिया कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में इट इज रिलेटिवली लेस कॉमन, आपको साइनस टैकिकार्डिया मिलता है। इंपॉर्टेंटली इन 1/3 पेशेंट 30% पेशेंट में आपको एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा ड्यू टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ वेंट्रिकल एंड कॉन्सिक्वेंट रेज इंट्राआर्टेरियल प्रेशर एंड एट्रियल डायलेटेशन। मतलब वेंट्रिकल फुल नहीं पा रहा है तो ब्लड का प्रेशर एट्रिया में बढ़ा, जब एट्रिया डायलेट होते हैं तब यू गेट एट्रियल फिब्रिलेशन। इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग में आल्सो कॉज एट्रियल अरिथमिया, तो स्कारिंग के कारण एट्रियल अरिथमिया मिल सकता है। सो दैट इज ऑल, दीस आर ऑल द चेंजेस ऑफ पेरिकार्डाइटिस, डिफरेंट स्टेजेस, pericardial effusion, tamponade, and lastly constrictive pericarditis. So just go through these slides one, second time, third time to have a mastery on these changes. And importantly, pericarditis or MI can be misleading sometimes. तो ये changes heart attack के changes से कैसे different है ये आपको ECG से पकड़ में आना चाहिए, otherwise there is a risk that you could miss a heart attack which should never happen. Thanks a lot. If you like my lectures, do give a thumbs up, subscribe and share.